चौहानों की एक और शाखा की बात कर लेते हैं, हाड़ा चौहान। और इस वीडियो में बूंदी वाले जो हाड़ा चौहान है वो कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं, इसको हम संयुक्त रूप से हाड़ौती कहते हैं। और इस क्षेत्र पर चौहानों की जिस शाखा ने शासन किया वो हाड़ा चौहान है। वंश कौन सा? चौहान। शाखा कौन सी? हाड़ा। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो पहले बूंदी में चौहान थे, हाड़ा चौहान। कोटा उनके अंडर में ही था, झालावाड़ भी उनके अंडर में ही था। लेकिन बूंदी वालों से टूटकर, बूंदी वालों के भाई बंधु थे, उनसे टूटकर कोटा एक अलग रियासत बन गई, वो भी हाड़ा चौहान थे। 1631 में जब मुगल शासक शाहजहां थे तो उन्होंने इसको मान्यता दी थी, और माधो सिंह इसके कोटा जो रियासत थी उसके पहले स्वतंत्र शासक थे। फिर आगे चलकर कोटा से टूटकर एक अलग रियासत बनी, झालावाड़। झालावाड़ वाले चौहान नहीं थे, वो राजराणा लगाया करते थे, झाला थे। तो हमको इस वीडियो में बूंदी के जो हाड़ा चौहान है वो कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि शुरुआत में चौहान सांबर के आसपास में थे, और अगर विस्तृत रूप से देखें तो अनंत प्रदेश, जो राजस्थान का वर्तमान शेखावाटी में आने वाला सीकर जिला है, वहां से लेकर और पुष्कर के बीच में इस क्षेत्र में चौहानों का शासन था। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, फिर धीरे 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 स्वतंत्र हुए। तो सांबर से एक तो शाखा कहां, अजमेर की तरफ चली गई थी। मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको ताकि मैं इसको कनेक्ट कर लूं इस बात को। तो सांबर के क्षेत्र से ही एक तो शाखा अजमेर की ओर चली गई थी, अजयराज चौहान। यहीं सांबर वालों से ही एक शाखा चली गई थी नाडोल की तरफ 960 ईस्वी में, लखन सिंह, जो वाकपति राज के बेटे थे। 960 ईस्वी में वहां नाडोल में चौहानों की सत्ता स्थापित की थी, जो पाली में आता है नाडोल। उसी नाडोल से एक शाखा चली गई थी जालोर की तरफ। वो वाले चौहान सोनगरा चौहान कहलाए, क्योंकि जालोर का जो क्षेत्र है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर, वह दुर्ग बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, तो उस सोनगिरी के क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया, तो वो सोनगरा हो गए। फिर हमने देखा कि 1311 ईस्वी में जब जालोर वालों की सत्ता समाप्त हुई थी, जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, जालोर के शासक कानड़देव चौहान थे, तो वहीं से एक शाखा जालोर से निकलकर सिरोही की तरफ आ गई थी, वो देवड़ा चौहान हो गए। इसके अलावा जो नाडोल में गए थे, सांबर से जब नाडोल में गए थे लखन सिंह 960 ईस्वी में, तो उसी नाडोल की शाखा में से एक शाखा आ गई थी आपके इधर कोटा, बूंदी, वर्तमान जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र है, मतलब राजस्थान का वर्तमान जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, जिसको हम हाड़ौती बोलते हैं। तो उस नाडोल से जो एक शाखा जालोर की तरफ गई थी, उसी नाडोल से एक शाखा इधर हाड़ौती की तरफ आ गई थी, ये हाड़ा चौहान थे। तो इसकी हमको बात करनी है। अब बूंदी रियासत की हम बात करें तो इसके नाम को लेकर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां से जानकारी मिलती है। एक तो इसका पुराना नाम वृंदावती देखने को मिलता है। मेवाड़ के एक शासक थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शासनकाल का एक अभिलेख है जो रणकपुर का है। उनके शासनकाल का रणकपुर जो वर्तमान में कहां आता है? पाली में आता है। रणकपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, आदिनाथ जी का जैन मंदिर है, मथाई नदी के किनारे है। तो उसी रणकपुर में एक अभिलेख है जिसमें इस बूंदी का नाम वृंदावती देखने को मिलता है। क्लियर? एक और लेख है 1506 ईस्वी का, खजूरी का, वहां पर भी वृंदावती देखने को मिलता है। तो एक बात तो क्लियर है कि बूंदी को इसका मतलब वृंदावती कहा जाता था पहले। अब जब पढ़ते हैं सोर्सेस को, हालांकि इसके नाम को लेकर काफी विवाद भी है। कुछ ये कहते हैं कि साहब बूंदा मीणा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बूंदी पड़ा, कि यहां पर मीणा थे पहले, मीणाओं की सत्ता थी, मीणाओं का क्षेत्र था, और कोई व्यक्ति हुए होंगे बूंदा मीणा, उनके नाम पर ही इस क्षेत्र को बूंदी कहा गया। कुछ ये कहते हैं कि जब देवा हाड़ा इस क्षेत्र पर आए, देवा हाड़ा कौन, फिर से कनेक्ट करता हूं, नाडोल से जो शाखा आई थी हाड़ौती की तरफ, उन्हीं के वंशज थे देवा हाड़ा, मतलब चौहान वंश चौहान, और उनकी शाखा कौन सी? हाड़ा। तो देवा हाड़ा जो इस क्षेत्र में रहते थे, बंबावदा के क्षेत्र में एक जगह है बंबावदा, वहां के ये जागीरदार थे, सामंत थे, और वो क्षेत्र मेवाड़ के अंडर में आया करता था। 1241 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। उस समय मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह थे, तो उसी मेवाड़ के अंडर में ये वाला क्षेत्र आता था, और बंबावदा के मेवाड़ के अंडर ये एक सामंत थे देवा हाड़ा।
देवाहाड़ा ने यहां पर बंदू घाटी थी, उस बंदू घाटी पर अपना अधिकार किया। और यह कहा जाता है कि साहब उस बंदू घाटी के कारण ही इस क्षेत्र को बूंदी कहा गया। तो जो भी अलग अलग मत थे, जो बातें थी कि साहब एक सोर्स वृंदावती बोलता है इसको, रणकपुर वाला, खजूरी गांव वाला इसको वृंदावती बोलता है, इसके अलावा बूंदा मीणा के नाम पर इस क्षेत्र को बूंदी कहा गया, या ऐसा कहते हैं कि साहब देवाहाड़ा जो थे उन्होंने बंदू घाटी पर अधिकार कर लिया था और उस क्षेत्र की वजह से इसको बूंदी कहा गया बाद में। खैर जो भी था, तो मतलब मोटी मोटी कहानी यह है कि हाड़ौती में चौहानों की हाड़ा शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? देवाहाड़ा। देवाहाड़ा ने यहां पर हाड़ा चौहानों की सत्ता स्थापित की, तो वो यहां के हाड़ौती चौहानों के मूल पुरुष बोल लो या आदि पुरुष बोल लो या संस्थापक बोल लो, जिस भी नाम से सवाल पूछे जाते हैं वो थे देवाहाड़ा। 1241 में उन्होंने यहां पर सत्ता स्थापित की और थोड़े से समय तक उनकी सत्ता रही, 1241-42 के आसपास में रही। हालांकि इस क्षेत्र पर मेवाड़ का ही प्रभाव हुआ करता था, मेवाड़ के उस समय जो शासक थे जैत्र सिंह का। क्लियर इतनी सी बात। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो हमको जानकारी मिलती है कि साहब देवाहाड़ा जो है ये शक्ति के उपासक थे, माता की पूजा किया करते थे। एक मंदिर का निर्माण करवाया था, गंगेश्वरी देवी का मंदिर। एक बावड़ी भी बनवाई थी अमरथूण में। तो ये ध्यान रखना, अमरथूण में जो बावड़ी बनवाई, गंगेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया, किसने बनाया? देवाहाड़ा ने बनाया। देवाहाड़ा जो हाड़ौती में चौहानों की हाड़ा शाखा के संस्थापक थे। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा अपना क्षेत्र भी विस्तारित किया, थोड़ा बहुत विस्तारित किया। जैसे एक तो लाखेरी के क्षेत्र तक, वर्तमान में बूंदी में ही आता है लाखेरी। हालांकि इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी और डिटेल से बता देता हूं ताकि आप रटो नहीं, चीजों को समझो कि भाई सत्ता तो स्थापित की, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर बावड़ी भी बनवाई अमरथूण में, गंगेश्वरी देवी का मंदिर भी बनवाया, थोड़े से शासनकाल में कुछ राज्य भी विस्तारित कर लिया, लाखेरी में भी अपना राज्य फैलाया, गैणोली में भी अपना राज्य फैलाया, इसके अलावा थोड़ा 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 और विस्तारित किया। बस इतनी सी कहानी है। अब इनके पश्चात, देवाहाड़ा के पश्चात अगले जो शासक बने वो बने समर सिंह हाड़ा। और 1243 से, और कितने समय तक ये रहे तो अलग अलग सोर्स इनके टाइम पीरियड की अलग अलग जानकारी देते हैं, लेकिन मोटी मोटी कहानी ये है कि 1300 ईस्वी के आसपास प्लस माइनस 5 कर लो, उसके आसपास तक ये शासक रहे। कौन? समर सिंह हाड़ा। समर सिंह हाड़ा के शासनकाल से संबंधित इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इनके एक बेटे थे जैत्र सिंह हाड़ा, और जैत्र सिंह हाड़ा ने बूंदी से थोड़ा, वर्तमान मतलब जो बूंदी है एग्जैक्टली वो बूंदी नहीं, अब तो जिला है और जिले का मैप अलग है, और उस समय की बूंदी रियासत जो थी उसका मैप अलग था। लेकिन समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो जैसे बूंदी रियासत आज का ही जो बूंदी जिला है, कि उस प्रकार से बूंदी रियासत थी, तो इन समर सिंह के एक बेटे थे जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह ने बूंदी से थोड़ा आगे बढ़कर वर्तमान जो कोटा वाला क्षेत्र आता है, जिस पर उस समय कोटिया भील का अधिकार था, या यूं कहा जाता है कि कोटिया नामक कोई भील थे, उन्हीं के जो वंशज थे, मतलब कोटिया शाखा के भीलों का वहां पर अधिकार था, तो उन भीलों को पराजित कर दिया 1274 ईस्वी, सॉरी 1274 ईस्वी में। किसने? समर सिंह हाड़ा के बेटे जैत्र सिंह ने। तो कोटा भी अब बूंदी रियासत के अंतर्गत आ गया। कोटा अभी अलग रियासत नहीं है, ये बूंदी ही है, कोटा नहीं था अभी, ये बूंदी रियासत में ही बूंदी भी आ गया, और वर्तमान जो कोटा वाला क्षेत्र है ये बूंदी रियासत में आ गया। लेकिन समर सिंह हाड़ा ने अपने बेटे जैत्र सिंह को वहां का शासक नियुक्त कर दिया और एक दूसरी राजधानी भी बना दिया कोटा को। बूंदी तो हो ही गया मेन, बूंदी के ही अधीन कोटा एक और राजधानी बना दिया गया, जिसका शासन बूंदी के अधीन रहते हुए समर सिंह हाड़ा के बेटे जैत्र सिंह वहां पर देख रहे थे। लेकिन कोटा स्वतंत्र नहीं था, बूंदी के अंडर में था। हालांकि जब मैं कोटा रियासत आपको बताऊंगा तो हम ये देखेंगे कि कोटा समय समय पर, कोटा की एक प्रकार से स्थिति ऐसी थी कि वो एक प्रकार से स्वतंत्र ही था, लेकिन समय समय पर कभी वो ज्यादा उसको स्वतंत्रता मिल जाती थी, कभी वो बूंदी के अधीन सा हो जाया करता था। लेकिन आगे चलकर फिर 1631 में शाहजहां ने अपने एक मित्र माधो सिंह का एहसान मानते हुए, और शायद जैसा सूर्यमल मिशन ने अपनी किताब वंश भास्कर में लिखा है, तो उसी के अनुरूप बता रहा हूं कि उसकी वजह से शायद उन्होंने उसको स्वतंत्र घोषित किया। कारण वो रहे होंगे 1631 में। उसके बाद से तो फिर कोटा बूंदी से अलग ही हो गया। और आगे तो हम ये देखते हैं कि बूंदी वाले पहले थे, तो बूंदी वाले अपने आप को ऊंचा मानते थे और कोटा वाले मतलब कोटा वालों से श्रेष्ठ मानते थे। और राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया था, और बूंदी वाले इससे खुश नहीं हुए थे, जो बहादुर सिंह थे वहां के शासक। और उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे कि मेवाड़ के महाराणा भी इसी चरण में
राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएं, उससे बूंदी को फायदा ही होना था कि जो कोटा वाले थे, कोटा वालों को राज प्रमुख की पोस्ट नहीं मिलती, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए थे बूंदी के शासक ने। खैर आगे बढ़ते हैं। तो समर सिंह के शासनकाल में आगे राज्य थोड़ा विस्तारित हुआ, कोटा भी इनके अंडर में आ गया। समर सिंह ने अपने बेटे जयत्र सिंह को वहां का शासक बनाया, लेकिन बूंदी के अंडर रहते हुए वो वहां पर शासन करते रहे। समर सिंह से रिलेटेड दो एक बातें और ध्यान रख सकते हैं। इनका शासनकाल कब से शुरू होता है? 1243 ईस्वी के आसपास, और 1300 ईस्वी से कुछ समय पहले तक इनका शासनकाल रहा। इसका मतलब इनके समकालीन दिल्ली में कौन थे? तुर्कों का शासन था, और इनके समकालीन दिल्ली में जो बड़ा एक शासक था वो था बलबन। तो बलबन का शासनकाल था ना 1266 से और 1287 ईस्वी तक। तो बलबन ने इस क्षेत्र पर अटैक किए थे, लेकिन इन्होंने बलबन के उन आक्रमणों का मुकाबला किया और अपनी स्वतंत्रता को तुर्कों से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। बलबन ने बूंदी पर अटैक किया और इन्होंने उसका प्रतिरोध किया। अगर पूछा जाए कभी कि साहब बलबन ने जब बूंदी पर अटैक किए थे तो बलबन के समकालीन यहां कौन से शासक थे, तो थोड़ा आपके माइंड में रहेगा। अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगले शासक बने नापूजी, मतलब नरपाल सिंह उनका नाम था, शॉर्ट में उनको नापूजी बोलते थे। इनसे रिलेटेड बात ये ध्यान रख लेना कि 1304-1305 ईस्वी में उनकी डेथ हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी के अटैक की वजह से हुई थी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर अटैक किया था। तो यह पूछा जाता है कि बूंदी के वो शासक जिनकी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो थे नापूजी। हालांकि समर सिंह के संबंध में भी ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर जब आक्रमण किया था तो समर सिंह की भी डेथ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से ही हुई थी। तो इन दो शासकों के नाम ध्यान रख लेना, समर सिंह और नापूजी का नाम विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। क्लियर? रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ये टाइम पीरियड था 1296 से और 1316 ईस्वी तक का, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अटैक किए थे। 1311 में उसने वहां जालोर पे भी अटैक किया था, शाखा हुआ था जालोर का। उससे पहले 1305 में भी उसने अटैक किया था। 1308 में उसने सिवाना पर अटैक किया था जो बाड़मेर में आता है। 1303 में उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। 1301 में उसने रणथंबोर पर अटैक किया था। तो हम देख ही रहे हैं कि 1301, 1303, 1305, 1311 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान की जो दक्षिण पश्चिम से लगती हुई बेल्ट है और आगे दक्षिण पूर्व तक की जो बेल्ट है उस पर कंप्लीट वो अटैक करता जा रहा है। तो इसी दौरान उसने बूंदी पर भी अटैक किया होगा। बूंदी के शासक नापूजी की अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए डेथ हो गई होगी। नापूजी के बाद अगले शासक बने हल्लू जी, और हल्लू के बाद जो अगले शासक बने वो बने बरसिंह। बरसिंह से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आप कभी बूंदी में जाइए, बूंदी में एक गढ़ बना हुआ है, मतलब एक किला, उसको कहा जाता है तारागढ़। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब तारागढ़ तो अजमेर में भी है ना? अजमेर में भी है, चूरू में भी है, बूंदी का भी एक तारागढ़ है। ऐसा कहते हैं कि झील से देखते हैं तो वो तारे की तरह नजर आता है। अभी तो कहने वाली बात है, मोटी मोटी बात ध्यान रख लेना। बूंदी में तारागढ़ है, वो चिप पहाड़ी पे दूर स्थित होने के कारण तारे की तरह नजर आता हो या झील में से चमकता हुआ तारे की तरह नजर आता हो। बूंदी का जो गढ़ है तारागढ़, वो बरसिंह हाड़ा के द्वारा बनाया गया था 1354 ईस्वी में। उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जो बाकी के तारागढ़ हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात यहां पर बताऊंगा। यह बूंदी वाला जो तारागढ़ है, इसके संबंध में एक व्यक्ति हुए रूडयार्ड किपलिंग। एक किताब वो देखिए आपने, जंगल बुक, वो बचपन में आता था, जंगल जंगल बात चलिए, मोगली वाला शो, तो वो इन्होंने लिखी थी रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग ने यह कहा है कि भैया ये देखने में ऐसा लगता है कि इसका निर्माण आदमियों ने नहीं कराया, मनुष्यों ने इसका निर्माण नहीं कराया, मानव ने नहीं बनाया। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इसका निर्माण तो भूत प्रेतों ने कराया। हो सकता है शायद अगर वो वहां पर जाते, थोड़ा सा आओ भगत ज्यादा अगर कर देते रूडयार्ड किपलिंग की, तो खुश हो जाते और वो जोधपुर की तरह ही बोल देते। जैसे जोधपुर के बारे में उन्होंने क्या लिखा रूडयार्ड किपलिंग ने कि जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ देखने में ऐसा लगता है कि परियों और फरिश्तों ने इसको बनाया होगा। तो वहां ज्यादा आओ भगत हो गई होगी, बूंदी में कम आओ भगत हुई होगी, इसलिए वहां भूत प्रेतों ने बनाया, इस प्रकार से कह दिया होगा। हालांकि कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कुछ और कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि बूंदी के तारागढ़ के जो महल है ना, वो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। मतलब सबसे अच्छे महल अगर आपको देखना है कर्नल जेम्स टोड की नजर से, तो आप कहां पर चले जाओ? तारागढ़ चले जाओ, बूंदी में। इसके अलावा कुछ और बातें, यहां पर आप जाओगे तो एक बावड़ी बनी हुई है, रानी जी की बावड़ी, जो 1699 ईस्वी में यहां के एक शासक थे अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, उनकी पत्नी थी।
लाड कंवर नाथावती, उन्होंने इस बावड़ी को बनवाया था। आपसे पूछा जाएगा रानी बावड़ी कहां पर है? बूंदी तारागढ़ में। कब बनवाया? 1699 में। किसने बनाया? लाड कंवर नाथावती ने। किसकी रानी थी? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। कौन अनिरुद्ध सिंह हाड़ा? तो तसल्ली रखो, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा भी आ जाएंगे। एक सवाल दिमाग में यह आ रहा होगा, बावड़ी क्या साहब? बावड़ी मतलब स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या साहब? मतलब कुएं जिनमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, उनको बावड़ी कहते हैं। राजस्थान में आपको लगभग हर जगह इस प्रकार की बावड़ियां मिल जाएंगी। मतलब एक प्रकार से कुएं हैं, नीचे उतरने के लिए उनमें सीढ़ियां होती हैं। इसलिए बनाए जाते थे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसके लिए, या कोई उस क्षेत्र से गुजर रहा हो तो पेयजल की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए किसके द्वारा निर्माण कराया जाता था? कोई भी करा दे, राजा बनवा दे, रानी बनवा दे, कोई सेठ साहब है उनके पास पैसा है वो बनवा दें, या इसके अलावा और कोई दास दासी अगर उनके पास भी पैसा है, होता था दास दासियों के पास भी पैसा, वो बनवा दें। तो मतलब पुण्य कमाने के लिए, पुण्य के काम के लिए इन बावड़ियों का निर्माण करवा दिया जाता था। बहुत सारी बावड़ियां हैं, और बूंदी तो बावड़ियों का शहर है। बूंदी को अगर पूछा जाए बावड़ियों का शहर कौन सा? बूंदी। बहुत सारी बावड़ी हैं, अनारकली बावड़ी, रानी बावड़ी, गुलाब बावड़ी, इसके अलावा आपका भांवड़ देवी की बावड़ी, नागर सागर की बावड़ी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बावड़ियां मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही होगी, काकी जी की बावड़ी। तो ये बूंदी में बहुत सारी बावड़ियां हैं। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर, तारागढ़ में जो एक बावड़ी बनी हुई है रानी बावड़ी, इतना बताया आपको। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी जिन्होंने वो बनवाया। तो अगर ये पूछा जाए कि अनिरुद्ध महल कहां पर है? बूंदी में ही है अनिरुद्ध महल भी। इसके अलावा छत्र महल और सुख महल, ये भी अगर पूछा जाए तो बूंदी के उसी तारागढ़ में बने हुए हैं। कौन से? छत्र महल और सुख महल। अगर यह पूछा जाए सुख मंदिर और सुहाग मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, मिक्स मत करना। सुख महल कहां पर है? बूंदी में, तारागढ़ में। सुख मंदिर कहां पर है? सुहाग मंदिर कहां पर है? तो आमेर, जयपुर में। अब ये मंदिर से ये मत समझना कि वहां साहब कोई मंदिर है और पूजा पाठ आपको करना है, नहीं, वो जगह है। मैं भी वहां जाकर आया हूं, बढ़िया अच्छी शानदार जगह है। महल में जो गणेश पोल है आमेर का, उसके बिल्कुल ऊपर बना हुआ है एक सुहाग मंदिर, और दूर से बढ़िया अच्छा नजारा दिखता है वहां से। तो सुख मंदिर और सुहाग मंदिर, आमेर, जयपुर। इसके अलावा छत्र महल, सुख महल, बूंदी, तारागढ़ में। क्लियर है इतनी बात? अब कुछ और बातें। बरसिंह हाड़ा ने इस तारागढ़ को बनाया। अच्छा, थोड़ा और बताऊं कि तारागढ़ केवल बूंदी में नहीं है, तारागढ़ अजमेर में भी है। अजमेर जो बीठड़ी की पहाड़ी पर एक गढ़ बना हुआ है, जिसको हम गढ़ बीठड़ी भी बोलते हैं या तारागढ़ भी बोलते हैं, क्योंकि मेवाड़ के जो उड़ना पृथ्वीराज या उड़ाना पृथ्वीराज थे, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के जो भाई थे, मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के जो पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जो ये कहते थे कि मेरे को तो पैदा इसलिए किया है ताकि मैं मेवाड़ पर राज कर सकूं, शासन कर सकूं। इतनी तेजी से अटैक किया करते थे कि उनके अटैक करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि लोग ये कहते थे कब उड़ के आगे पता ही नहीं चलता, इसलिए उनको उड़ना या उड़ाना पृथ्वीराज कहा जाता था। तो उनकी एक पत्नी थी तारा देवी, और तारागढ़ का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? उड़ना पृथ्वीराज ने, और अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रख दिया। बोले आज से इसका नाम तारागढ़ तुम्हारे नाम पर। तो वो तारागढ़ है। इसके अलावा चूरू का जो किला है, वहां से चांदी के गोले बरसाए गए थे, वहां पर भी तारागढ़ है। 1814 ईस्वी में बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने जब चूरू पर अटैक किया था तो वहां के जो शासक थे चूरू के, मतलब जो सामंत थे, उनके अंडर में ही थे, बीकानेर वालों के अंडर में थे, लेकिन वो विरोध कर रहे थे सूरत सिंह का। वो क्या कारण थे बाद में कभी बात करेंगे। तो शिवजी सिंह या शोजी सिंह 1814 ईस्वी में उनके मध्य और बीकानेर के शासक सूरत सिंह के मध्य वो युद्ध हुआ था। और अंदर जब सारा गोला बारूद खत्म हो गया था, धातु खत्म हो गई थी, तो चांदी बची थी, बाकी लोहा खत्म हो गया था। तो चांदी के गोले बनाकर अंदर से दागे गए थे। तो वो वाला जो तारागढ़ है वो चूरू में है, जहां से चांदी के गोले दागे गए। तो कई चीज निकल के आती है। एक तारागढ़ अजमेर में, उड़ना पृथ्वीराज या पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी पत्नी तारा देवी, अजमेर के उस गढ़ का जीर्णोद्धार कराया, नाम रखा तारागढ़। इसके अलावा वो तारागढ़ जहां से चांदी के गोले बरसाए गए, चूरू 1814 में, वहां के शासक शिवजी या शोजी सिंह, बीकानेर के सूरत सिंह ने अटैक किया था। वो जीत गए थे बीकानेर वाले, क्योंकि अंदर जब लोहा ही खत्म हो गया तो चांदी के गोले तो पकड़ेंगे, आने दो चांदी बेच के खा लेंगे। तो वो वाला तारागढ़ चूरू में। और ये वाला जो तारागढ़ है, जिसको तिलिस्मी किला कहा जाता है, रूडयार्ड किपलिंग ये कहता है इसको भूत प्रेतों ने बनाया है,
कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि यहाँ के महल सर्वश्रेष्ठ महल हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि भित्ति चित्र अगर किसी के बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, तो वो यहीं के हैं। कहाँ के? तारागढ़ बूंदी के। तो ये वाला तारागढ़ कहां पर है? आपका बूंदी में। क्लियर? अब ध्यान देना, बरसिंघाड़ा जो है ये अयोग्य शासक थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ का प्रभाव रहा बूंदी पर। मेवाड़ के इनके समकालीन जो शासक थे वो थे महाराणा लाखा, 1382 से 1421 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा। महाराणा लाखा ने बूंदी पर अटैक कर दिया और बूंदी के जो कुछ क्षेत्र थे वो छीन लिए। बंबावदा, इसके अलावा मांडलगढ़। अब बंबावदा जब ये नाम आया तो आपके दिमाग में फिर से क्लिक होना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बंबावदा के ही सामंत, बंबावदा के ही जागीरदार कौन थे? देवा हाड़ा, जो मेवाड़ के अधीन थे। और फिर उसके बाद उन्होंने 1241 ईस्वी में बंदू घाटी पर अधिकार कर लिया था, जो बूंदी के मतलब हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ा चौहानों के जो संस्थापक थे वो बंबावदा के थे। क्लियर है? तो इसी बंबावदा और मांडलगढ़ को मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने बरसिंघाड़ा के शासनकाल में छीन लिया था और बूंदी पर मेवाड़ का प्रभाव अधिक स्थापित हुआ था। क्लियर? इतनी बात। अब बरसिंघाड़ा की हो गई मृत्यु और बरसिंघाड़ा की मृत्यु के बाद अब अगले शासक बने हामू या हमीर जी। हामू जी या हमीर सिंघाड़ा। अब हामू जी ने देखा कि साहब मेरे से पहले वाले जो शासक थे बरसिंघाड़ा, जिनके शासनकाल में बूंदी के कुछ क्षेत्रों पर मेवाड़ वालों ने अपना अधिकार कर लिया, तो मुझे वो हिस्से वापस प्राप्त करने। तो इन्होंने मेवाड़ वालों का विरोध करना शुरू किया। मेवाड़ में कौन? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का विरोध करना शुरू किया। महाराणा लाखा को इस बात की जब जानकारी मिली तो महाराणा लाखा ने अटैक कर दिया। और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि महाराणा लाखा ने जब अटैक किया तो हामू जी ने महाराणा लाखा को पराजित कर दिया। महाराणा लाखा को वापस जाना पड़ा यहां से अपनी जान बचाकर, लेकिन उन्होंने यहां पर एक शपथ लिए। अब बहुत रोचक कहानी है ये, ऐसा बताया जाता है। कुछ कहते हैं कि नहीं साहब ये कहानी झूठी है, ऐसा नहीं हुआ था, और कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन जो था मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि यह ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा लाखा यहां से अपनी जान बचाकर भागे तो उन्होंने फिर यह शपथ ली कि जब तक मैं बूंदी को माटी में नहीं मिला देता, धूल में नहीं मिला देता, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब जब शपथ ली तो बूंदी पड़ा अभी 100 किलोमीटर के आसपास। अब साहब बूंदी पे अटैक करना है तो भूखे प्यासे कैसे वहां तक आप पहुंचोगे? तो महाराणा लाखा के सरदारों ने सोचा, बोले महाराणा लाखा की वहां तक तो पहुंचने में ही जान चली जाएगी भाई, 100 किलोमीटर वहां पे जाना है आपको। अब गाड़ी से जाना अलग बात है, पैदल आदमी अकेला जाए तो भी अलग बात है, सेना लेकर आप जा रहे हो तो टाइम तो उसमें लगेगा। फिर आपको वहां जाकर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जाते ही बूंदी में आप युद्ध लड़ने बैठे और जाते उसको धूल में मिला दिया और फिर पानी का गिलास तैयार है और पी लिया, बोले ठीक है शपथ हो गई पूरी, तो इतने में तो वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो महाराणा लाखा के सरदारों ने सोचा, बोले साहब कहीं इनकी डेथ नहीं हो जाए, तो एक नकली माटी का एक तारागढ़ बनाया गया, बूंदी का किला। और महाराणा लाखा को समझाया गया कि साहब आप अभी एक बार इसको ही धूल में मिला लो, क्योंकि वहां तक पहुंचने में प्राण निकल जाएंगे। तो महाराणा लाखा ने अपने सरदारों के कहने पर उस नकली माटी का जो बूंदी का किला था उसको धूल में मिलाया और उसके बाद अन्न और जल ग्रहण किया। हालांकि जब वो उसको माटी में मिलाने लगे तो उन्हीं की सेना में एक सिपाही था जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा, वो भी हाड़ा चौहान था। तो उन्होंने देखा, बोले साहब बूंदी को मिला रहे हैं, बूंदी में तो हाड़ा है, तो मेरे जीवित रहते तो मैं इसको नहीं मिलाने दूंगा। बोले फिर क्या? बोले मैं युद्ध करूंगा, मेरे को मार दो, उसके बाद इसको माटी में मिला देना आप। तो कुंभकर्ण हाड़ा ने वहां पर युद्ध किया। युद्ध करते करते कुंभकर्ण हाड़ा के प्राण चले गए। उसके बाद महाराणा लाखा ने उसको माटी में मिलाया, रेत में मिलाया और उसके बाद अन्न जल ग्रहण किया। अब ये बात कितनी सच्ची है कि नहीं है, इतिहास जाने, इतिहासकार जाने, बाकी जो जैसा था वो मैंने आपको बताया। हामू जी के बाद बूंदी के कुछ और शासक हुए, ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं, कोई विशेष बात तो है नहीं। एक तो सुबंधु, वैसे बता रहा हूं जानकारी के लिए, कुछ नहीं है इनके शासनकाल में। एक नारायण दास, ये ध्यान रख लेना, बूंदी के शासक नारायण दास के समय प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। तो पूछा जाए कि बूंदी के उस समय शासक कौन थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था 1527 में, तो नारायण दास। बस इतना सा ध्यान रख लेना। इसके बाद नारायण दास के बाद सूरजमल हाड़ा, तो सूरजमल हाड़ा से रिलेटेड ध्यान रखना। इनका शासनकाल 1527 से 1531। किनकी डेथ के बाद बने थे? नारायण दास की डेथ के बाद। क्यों? क्योंकि नारायण दास की मृत्यु हो गई थी। क्यों साहब? 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, तो 1527 में जब उनकी डेथ हुई तो सूरजमल हाड़ा जो है अगले शासक बने। अब ध्यान देना, मैं मेवाड़ लेकर चलता हूं क्योंकि इनकी जो कहानी शुरू होती है वहीं से शुरू होती है। महाराणा सांगा की एक पत्नी थी कर्मावती या कर्णावती।
कर्मावती या कर्णावती के दो बेटे थे, एक थे उदय सिंह, एक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बड़े थे, उदय सिंह छोटे थे। और सूरजमल हाड़ा जो है उनके मामा लगते थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह के। हालांकि उदय सिंह बाद में शासक बने थे, विक्रमादित्य भी शासक बने थे। उदय सिंह के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप। वापस विषय पर आओ। महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु पर अगले जो शासक बने थे मेवाड़ के, वो थे महाराणा रतन सिंह, जिनको हम इतिहास में रतन सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक रतन सिंह पहले हुए थे, वो रावल रतन सिंह थे। ध्यान रखना, 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़ का शाका हुआ था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था, तो वो रतन सिंह फर्स्ट थे, या उनको रावल रतन सिंह बोलते हैं। और ये वाले जो रतन सिंह हैं, ये चित्तौड़ के इतिहास में दूसरे रतन सिंह थे, या इनको महाराणा रतन सिंह बोलते हैं। ये 1527 में, वहां 1528 में, महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में हुई थी। मैंने पीछे अगर कहीं 1527 बोल दिया तो आप एक बार उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। 1528 में उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की जब 1528 में मृत्यु हुई तो उनके जो पुत्र थे रतन सिंह, उनको मेवाड़ का अगला शासक बनाया। और उनकी जो रानी थी महाराणा सांगा की, कर्मावती या कर्णावती, जो बूंदी के सूरजमल हाड़ा की बहन थी, उनको रणथंबोर की जागीर दे दी। तो कर्मावती या कर्णावती के पास रणथंबोर की जागीर, उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य, उदय सिंह, वो भी रणथंबोर। सूरजमल हाड़ा ये सोचते कि मेवाड़ का शासक क्यों ना मेरे भांजे बने, पर रतन सिंह क्यों रहे मेवाड़ का शासक, मेरे भांजे होने चाहिए ना मेवाड़ का शासक। तो इन्होंने चाल सोची। इन्होंने देखा रतन सिंह का पत्ता साफ कर देते हैं, रतन सिंह को मार देते हैं। रतन सिंह के मरने के बाद विक्रमादित्य अगला शासक बनेगा। इन्होंने कहा, बोले साहब, बूंदी में एक शिकार का आयोजन होता है, अहेरिया उत्सव जिसको बोलते हैं, शिकार करते हैं, अखेट पर चलते हैं, और वहां पर इन्होंने रतन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि दोनों को एक दूसरे की चाल का पता लग गया था, मतलब रतन सिंह को सूरजमल हाड़ा की चाल का पता लग गया था, तो वो भी तैयार थे कि मैं इसको मार दूंगा और मैं इसको मार दूंगा। दोनों ही मारे गए 1531 में। लेकिन इनका काम तो पूरा हो गया, सूरजमल हाड़ा की तो मृत्यु हो गई, लेकिन ये अपने भांजे को अगला शासक बनाना चाहते थे, तो मेवाड़ के अगले शासक बन गए थे। कौन? विक्रमादित्य। अब मेवाड़ को छोड़ देते हैं क्योंकि हमको तो बूंदी कवर करना है। सूरजमल हाड़ा 1531 में मृत्यु हुई। सूरजमल हाड़ा के बाद सुल्तान हाड़ा, छोड़ दो, कुछ भी नहीं है उनके शासनकाल में। अगले जो शासक हैं वो हैं सूरजन हाड़ा। सूरजन हाड़ा से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, एक तो इनका शासनकाल 1554 से और 1585 ईस्वी तक का, यह सूरजन हाड़ा का। सूरजन हाड़ा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में, हालांकि शुरुआत में ये मेवाड़ के अंडर में ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। मैं एक बार पढ़ रहा था अकबरनामा, उसका हिंदी वर्जन, तो उसमें जैसा अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है, अकबर का जो दरबारी था, नवरत्नों में से एक था, अकबर का मित्र था अबुल फजल, उसने किताब लिखी है अकबरनामा, कि उस समय की जो जो घटनाएं थीं, कुछ घटनाओं का आंखों देखा वर्णन या सुनकर उसने जो भी जैसा भी लिखा, तो एक जगह वही लिखता है कि रणथंबोर का जो शासक है सूरजन हाड़ा, वो मेवाड़ के अंडर में आता है, मेवाड़ के महाराणा के अधीन है। और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता। मेवाड़ को हम लेके नहीं चलेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 1569 में, 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंबोर पर अटैक कर दिया। रणथंबोर पर कौन? सूरजन हाड़ा। सूरजन हाड़ा वहां पर बैठे हुए थे। अब अटैक किया, ये घेराबंदी चली और इस युद्ध में सूरजन हाड़ा हार गए। और आमेर के जो शासक थे भगवंत दास और उनके बेटे आमेर के राजकुमार मान सिंह, इन दोनों की मध्यस्थता से सूरजन हाड़ा ने अकबर से संधि कर ली। अकबर से संधि करने के बाद अकबर ने इनको 1000 की मनसबदारी दी और जागीर भी दी। एक तो गढ़ कटंगा की जागीर दी थी और एक जागीर और दी थी, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही, गढ़ कटंगा थी, अभी दिमाग में आएगा तब मैं बताऊंगा। तो दो तो इनको जागीर दी, इसके अलावा 1000 की इनको मनसबदारी दी। 1569 में आमेर के शासक और आमेर के राजकुमार मध्यस्थता से, इन दोनों की मध्यस्थता से यह संधि हो गई। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद इन्होंने आगे जो काम किए, गोंड नरेश थे, उन गोंड नरेश को अकबर के दरबार में ले जाकर जब अधीनता स्वीकार करा ली तो अकबर बड़ा खुश हुआ और अकबर ने इनकी मनसबदारी 1000 से बढ़ाकर 5000 कर दी। तो ध्यान रखना इन बातों का। आपसे जैसे सीधा पूछा जाए कि इनकी मनसबदारी कितनी थी, अगर अकबर ने कितनी मनसबदारी दी थी, 5000 की दी थी, लेकिन शुरुआत में कितनी दी थी? शुरुआत में 1000 थी और 1000 से बढ़ाकर फिर 5000 की कर दी थी। तो इनकी मनसबदारी भी बढ़ाई, इसके अलावा राव की इनको उपाधि दी और अकबर ने फिर इनको 26 परगने दिए बूंदी के आसपास में, 26 परगने दिए बनारस के आसपास में, और इसके अलावा 2 क्षेत्रों की हाकिमी दी, मतलब हाकिम बना दिया वहां का,
मुगल अधिकारी, हाकिम मतलब मुगल अधिकारी वहां पर बना दिया। एक तो बनारस का और इसके अतिरिक्त चुनार का। तो उसके बाद से फिर ये बनारस में रहने लग गए। वहीं पर इनका मन लग गया, बोले यार क्या करेंगे बूंदी में जाके, भगवान कृष्ण की नगरी है वाराणसी, यहीं पर रहो। वहां पर इन्होंने बहुत सारे महलों का भी निर्माण कराया। गंगा मैया के किनारे जो घाट हैं, बहुत सारे घाट का भी निर्माण कराया। खूब दान दिए। दान की वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे वहां पर। और वहीं पर रहते हुए इनके जो दरबारी थे चंद्रशेखर, उनको इन्होंने ये कहा, अपने दरबारी चंद्रशेखर को सूरजनहाड़ा ने कहा, बोले यार कुछ किताब विताब लिखो हमारे ऊपर भी। तो चंद्रशेखर ने, जो इनके दरबारी थे, इनके कहने पर एक किताब लिखी, सूरजन चरित्र। इसके अलावा एक और किताब लिखी, हमीर हठ। भाई इन्होंने कहा होगा, बोले अपने शासक हुए हैं भाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से उन्होंने युद्ध किया था। शुरू में 3 युद्धों में तो पराजित कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी की। शुरू के 3 युद्धों में तो हालत खराब कर दी थी, बहुत मुश्किल से वो जीत पाया था। और अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर लिया था। बड़ा हठ उन्होंने रखा था कि जो मेरी शरण में आ गया उसके प्राणों की रक्षा के लिए भले ही मुझे प्राण देने पड़े तो देने पड़े। तो किताब लिखो भाई, हमीरदेव चौहान पर भी किताब लिखो। तो चंद्रशेखर ने, ध्यान रखना, जो इनके दरबारी थे, 2 किताब लिखी थी इनके आग्रह पर। एक तो कौन सी किताब लिखी थी, सूरजन चरित्र, और इसके अतिरिक्त हमीर हठ। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा इन्होंने रणछोड़ जी का मंदिर भी बनवाया था द्वारिकापुरी में। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। 1569 रणथंबोर पर अकबर का अटैक, उस समय अकबर की अधीनता, अकबर के साथ में संधि, मध्यस्थता किसने की, आमेर के शासक और आमेर के राजकुमार ने मध्यस्थता। उस समय इनको 1000 की मनसबदारी मिली। बाद में फिर अकबर ने इनके कार्यों से प्रसन्न होकर मनसबदारी बढ़ा दी, 1000 से 5000 कर दी, राव की उपाधि दी। 26 परगने बूंदी के आसपास में, 26 परगने बनारस या वाराणसी के आसपास में। इसके अलावा बनारस और चुनार की इनको हाकिमी दी, मतलब वहां का अधिकारी नियुक्त किया। ये वहीं पर रहने लग गए। अब जब ये वहां पर रहते थे तो फिर बूंदी कौन संभालता था, बूंदी इनके बेटे भोज संभालते थे। तो भोज को क्या बोलोगे, बूंदी का शासक बोलोगे या प्रशासक? शासक बोलेंगे, क्योंकि शासक, सॉरी प्रशासक बोलेंगे, क्योंकि शासक तो अभी जिंदा है। भाई शासक बनारस में है तो क्या हुआ, अभी शासक तो यही है। तो इनके जो बेटे थे भोज, वो यहां पर संभालते थे, बूंदी का प्रशासन संभालते थे, वहां पर रहते थे भगवान कृष्ण की नगरी में। और वहीं पर घाट वगैरह बनाए, वहां पर बहुत सारे महल बनाए, बहुत सारी दान दक्षिणाएं दिया करते थे। इसके अलावा द्वारकापुरी में इन्होंने रणछोड़ जी का मंदिर भी बनवाया। इनके जो दरबारी थे चंद्रशेखर, उन्होंने हमीर हठ लिखा, सूरजन चरित्र लिखा। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बेटे भोज बूंदी का प्रशासन संभाल रहे थे, वो बूंदी के अगले शासक हो गए। अच्छा, मेरे ध्यान आया, वो अभी मैं बता रहा था आपको। एक तो कौन सी, अकबर ने शुरू में जो इनको जागीर दी थी 1669 ईस्वी में, जब अधीनता स्वीकार करी थी, जब एक संधि हुई थी अकबर और सूरजनहाड़ा के बीच में, तो एक तो मनरूड़ की जागीर थी और एक गढ़कटंगा की जागीर थी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना, 1570 में अकबर ने नागौर में जो दरबार लगाया था, ये वहां पर भी उपस्थित हुए थे। और 1569 में जब अकबर के साथ में संधि हुई थी, वही रणथंबोर पर जब अटैक हुआ, मान सिंह और भगवंत दास ने मध्यस्थता करके जब ये संधि करवाई, तो संधि की शर्तें थी। उनमें से एक शर्त यह भी थी कि साहब मेरे को कहीं भी भेज लेना, आप आपके जो सैन्य अभियान होते हैं, जहां पर आप मुझे भेजोगे, कहीं भी दक्षिण में भेजोगे या पूर्व में भेजोगे, पश्चिम में भेजोगे, उत्तर में भेजोगे, अटक के पार नहीं जाऊंगा। अटक है ना, उस अटक नदी को क्रॉस नहीं करूंगा। ऐसा हमको बार बार एग्जाम्पल मिलता है कि बार बार ये अटक आता था। इसका मतलब भारत की सीमा कहीं ना कहीं अटक तक मानी जाती थी उस हिंदुस्तान की। बाद में कभी और बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र भोज अगले शासक हुए। भोज का शासनकाल रहा 1585 से और 1607 ईस्वी तक का। मतलब भोज किन के समकालीन रहे, एक तो अकबर के, जब वो शासक बने तो उस समय अकबर थे। अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई, तो 2 साल जहांगीर के साथ भी उन्होंने काम किया, तो 2 शासकों के समकालीन थे। 1600 ईस्वी में भोज अहमदनगर अभियान पर गए थे अकबर के साथ में। इसके अलावा भोज उड़ीसा भी गए थे। आमेर के राजकुमार, आमेर के उस समय शासक हो गए थे। आमेर के शासक मान सिंह को जब सूबेदारी मिली हुई थी बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की, तो उस क्षेत्र में भी ये गए थे। किसके साथ में? मान सिंह के साथ में। याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई ऐसी कोई विशेष नहीं है इसमें, मोटी मोटी कहानी है। सूरजनहाड़ा, सूरजनहाड़ा के बाद इनके पुत्र भोज, और भोज के बाद अगले जो शासक बने थे वो रतन सिंह थे। तो अब रतन सिंह पर आ जाओ। रतन सिंह का शासनकाल 1607 से और 1621 ईस्वी तक का। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बहुत न्याय किया करते थे प्रजा के साथ में। एक उदाहरण देता हूं कि इनका एक पुत्र था गोपीनाथ,
और दुराचारी था। इसी की वजह से कुछ ब्राह्मणों ने इनके पुत्र की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण इन्होंने ब्राह्मणों पर रोष नहीं दिखाया, नाराज नहीं हुए, क्योंकि इनको ये पता था कि साहब मेरा पुत्र जो है दुराचारी था, तो आपने जो किया ये ठीक किया। और जिन लोगों ने हत्या की थी उनको दंडित नहीं किया इन्होंने। न्यायप्रिय शासक थे। जहांगीर ने इनकी न्यायप्रियता के कारण ही इनको रामराज की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सर बुलंद राय की उपाधि दी गई थी। इनको पेंटिंग का बड़ा शौक था, जहांगीर को भी पेंटिंग का बड़ा शौक था। तो दो उपाधियां जहांगीर के द्वारा दी गई थी रामराज की, न्यायप्रियता के कारण, क्योंकि इनके बेटे को जिसने मारा था उसके बाद भी इन्होंने उसको माफ कर दिया था कि साहब मेरे बेटे में दोष था, वो दुराचारी था, आपने जो किया वो ठीक किया। तो रामराज की उपाधि और सर बुलंद राय की उपाधि। अब इनके थोड़े से सैन्य अभियान की बात करते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे इनके बेटे हरि सिंह शाहजहां से, जब शाहजहां शासक नहीं बना था, राजकुमार था, खुर्रम से हवा करवाते थे, पंखा चलवाते थे, और कई बार तो दे लिया करते थे, थप्पड़ तक दे लिया करते थे। बताता हूं अभी आपको, वंश भास्कर में ये पढ़ने को मिलता है हमको, मैं सोर्स बता रहा हूं आपको। जहांगीर के बेटे खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके जहांगीर चला गया, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और खुर्रम विद्रोह करके चला गया भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर, ये आपके बुरहानपुर की ओर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। तो जहांगीर ने एक सेना भेज दी खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए, और जो सेना भेजी थी, किसके नेतृत्व में भेजी थी मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, जो सेना भेजी थी उस सेना में बूंदी के शासक रतन सिंह भी थे, रतन सिंह के पुत्र हरि सिंह भी थे, और रतन सिंह के ही पुत्र माधो सिंह भी थे, वही माधो सिंह जो स्वतंत्र कोटा रियासत के पहले शासक थे। तो रतन सिंह गए, इनके पुत्र हरि सिंह गए, रतन सिंह के ही पुत्र माधो सिंह गए। इसके अलावा रतन सिंह के जो भाई थे, जो कोटा के शासक थे, कोटा स्वतंत्र नहीं था लेकिन कोटा का वो शासन देख रहे थे, हालांकि कोटा अभी था बूंदी के ही अधीन, हृदय नारायण। अब ये खिचड़ी मिक्स हो गई, नहीं आई समझ में, समझो, थोड़ा सा वापस पीछे आओ। भोज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, सूरजन हाड़ा की मृत्यु के बाद कौन बने? भोज के दो बेटे, एक हृदय नारायण को कोटा संभला दिया, बेटा तू कोटा पर राज कर, लेकिन कोटा किसके अंडर में रहेगा? बूंदी के अंडर में ही रहेगा, यानी कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन कोटा पर शासन कर रहे थे कौन? भोज के बेटे हृदय नारायण। भोज के ही बेटे थे कौन? रतन सिंह। रतन सिंह भोज की मृत्यु के बाद बूंदी के शासक बन गए, और हृदय नारायण जो है ये कोटा पर है, लेकिन हृदय नारायण अभी भी अपने भाई रतन सिंह की आज्ञा का पालन करते थे, मतलब कोटा अभी भी बूंदी के अधीन था। तो जब ये खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए गए तो वहां पर हृदय नारायण भी गए, और हृदय नारायण बीच में भाग कर आ गए, तो जहांगीर नाराज हुए, और जहांगीर ने कोटा को कुछ समय के लिए सीधे अपने अधिकार में ले लिया। खैर, इस विषय को यहीं पर छोड़ो। अब खुर्रम ने क्या किया, एक बार तो वो पराजित हुआ और पराजित होकर भाग गया। बाद में वो पहुंचा अहमदनगर, वहां के मंत्री के साथ में मेल मिलाप किया, अहमदनगर की संयुक्त सेना के साथ में यहां पर आया, और फिर से मुगलों की जो सेना थी जिसमें रतन सिंह भी गए थे, इन पर अटैक किया, लेकिन फिर से खुर्रम को पराजित होना पड़ा। खुर्रम के कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया, और फाइनली खुर्रम को भी पकड़ लिया गया। तो मोटी मोटी कहानी क्या है, सारे बात का सार क्या है कि जिस सेना में ये दक्षिण में गए थे खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए, खुर्रम को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपनी देखरेख में रखा। अब जैसा वंश भास्कर में लिखा हुआ है, मैं आपको उसके अनुरूप बता रहा हूं। वंश भास्कर कौन सी किताब, किसने लिखी, थोड़ा सा परिचय देता हूं। एक इतिहासकार हुए हैं, दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन, जो आगे चलकर बूंदी के एक शासक बनेंगे, राम सिंह हाड़ा। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बूंदी के शासक थे राम सिंह हाड़ा, उन्हीं के दरबारी थे सूर्यमल मिशन, जिनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। वीर सतसई, वंश भास्कर, छंद मयूख, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट, ये उनमें से एक किताब है वंश भास्कर, जो शुरू तो उन्होंने की थी सूर्यमल मिशन ने, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उनके जो दत्तक पुत्र थे, किनके? सूर्यमल मिशन के गोद लिए हुए जो पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने उसको कंप्लीट किया था, वो वंश भास्कर। उस वंश भास्कर में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि रतन सिंह ने किसको बंदी बना लिया? खुर्रम को, और खुर्रम को अपनी देखरेख में वहीं पर रखा बुरहानपुर में, और अपने बेटे हरि सिंह को नियुक्त कर दिया कि ध्यान रखना इसका, भाग नहीं जाए कहीं। तो हरि सिंह, जैसा आप वंश भास्कर में लिखा हुआ है कि हरि सिंह जो है वहां पर पंखे से हवा करवाता है, बोले अठीना रे हवा कर। अब वो हवा करता, वो पंखे चलते थे पहले गांव में, हमने तो खूब चलाए, पहले बिजली नहीं आती थी, 2 घंटे बिजली आया करती थी गांव में, तो हाथ से घुमाने वाले पंखे होते हैं, वो पंखे खूब चलाए हमने।
तो कहता था बोले बोले हवा कर रहे, अब वो पंखे से हवा करता है। और कई बार तो हरि सिंह का दिमाग खराब हो जाता तो खड़े होकर उसके दे भी लेता था एक आध, जैसा उसमें लिखा हुआ है। अब हरि सिंह ने इस बात की, खुर्रम ने इस बात की शिकायत की रतन सिंह से, बोला कीने लगा दियो, वो हटाओ इन्हें, ये परेशान कर रहा है, मेरे दे ही लेता, परेशान कर रखा है। तो रतन सिंह भी समझता था इस बात को, बोले अगला शासक हो सकता है यही बन जाएगा, ये बन जाएगा तो फिर सारा बदला निकालेगा। तो हरि सिंह को हटाया, बोले तू रहने दे, तेरे कारण परेशान होंगे सारे। और रतन सिंह ने अपने बेटे माधो सिंह को उसकी देख रेख के लिए लगा दिया, बोले तू ध्यान रख। माधो सिंह स्थिति को अच्छे से समझते थे और माधो सिंह ने उसकी सेवा का अच्छे से ध्यान रखा खुर्रम का। इसके अलावा नाच गाने की व्यवस्था कर दी, बोले डांस वांस भी देखना हो तो बता देना, नाच गाने की अच्छी व्यवस्था कर दी। इसके अलावा बढ़िया खाना दिया करता था खुर्रम को, तो खुर्रम भी बड़ा खुश हुआ। और जहांगीर ने एक बार जब ये कहा रतन सिंह से कि भेज दो अब खुर्रम को दिल्ली की ओर भेजो, और इस बात की संभावना थी कि शायद खुर्रम को दिल्ली पहुंचकर आगरा बुलाया था कि खुर्रम को या तो वहां मार दिया जाएगा या रास्ते में कहीं खुर्रम की हत्या ना करवा दी जाए। तो रतन सिंह और माधो सिंह ने, मुख्यतः माधो सिंह ने, जिसके साथ में खुर्रम की अच्छी दोस्ती हो गई थी, खुर्रम का खूब ध्यान रखते थे माधो सिंह, बढ़िया गर्म खाना दिया करते थे, शानदार खाना, नाच गाने की व्यवस्था कर रखी थी, अच्छी सेवा पानी भी हो रही थी। तो माधो सिंह ने खुर्रम को वहां से भगा दिया, बोले भाग जाओ नहीं तो आपकी हत्या हो सकती है। अब खुर्रम जब वहां से गए तो जैसा वंश भास्कर में लिखा हुआ है कि खुर्रम ने कुरान पर हाथ रखकर यह प्रतिज्ञा ली कि आपने जो मेरे ऊपर एहसान किए हैं, जो मेरी सेवा पानी की है, अगर मेरा समय बदला, अगर समय का चाहिए ये चक्र पहिया अगर फिरा, मेरे अच्छे दिन आए, तो मैं जरूर ये एहसान आपका चुकाऊंगा। और बाद में फिर हम देखते हैं ऐसा ही हुआ कि 1631 ईस्वी में, हालांकि खुर्रम पहले ही शासक बन गए थे जहांगीर के, शाहजहां के नाम से, शासक बनने के कुछ ही वर्ष बाद 1631 ईस्वी में खुर्रम ने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। और हम देखते हैं तभी से कोटा रियासत अलग से अस्तित्व में आई थी। बूंदी में हाड़ा थे और बूंदी के वो हाड़ों से अलग होकर कोटा अलग रियासत बनी थी, तो यहां पर भी हाड़ा चौहान ही थे। तो कोटा रियासत कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र रूप से 1631 ईस्वी में। हालांकि जब मैं पढ़ता हूं इसको, विषय को मैंने देखा तो बीच बीच में भी देखो ऐसा हुआ था कि कोटा कभी कभी स्वतंत्र हुआ भी था, मतलब स्वतंत्रता की सीमा कभी ज्यादा भी थी और कभी कम भी थी, लेकिन एक प्रकार से कोटा स्वतंत्र ही था कुछ टाइम पर, कुछ टाइम ज्यादा अधीन हो जाया करता था। लेकिन 1631 से काउंट किया जाता है, तो खैर आप भी ये टाइम ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये दिया जाएगा ऑप्शन में कि 1631 में कोटा बूंदी से अलग होकर स्वतंत्र रियासत बना। शाहजहां ने इसकी घोषणा की थी और माधो सिंह वहां के पहले शासक बने थे। क्लियर है इतनी बात? तो 1621 ईस्वी में रतन सिंह की तो मृत्यु हो गई और रतन सिंह के बाद अगले शासक बने उनके पौत्र शत्रुसाल हाड़ा। पुत्र नहीं, पौत्र, पोते, शत्रुसाल हाड़ा। ध्यान करो, अभी मैंने आपको बताया था रतन सिंह के एक बेटे थे गोपीनाथ, जो दुराचारी थे और कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। रतन सिंह ने उनको माफ कर दिया था कि मेरा बेटा ही अपराधी था, आपने जो किया ठीक किया, इसीलिए तो न्यायप्रिय व्यक्ति थे और जहांगीर ने उपाधि दी थी रामराज की। तो वही गोपीनाथ उनके बेटे थे शत्रुसाल, वो शत्रुसाल अगले शासक बने बूंदी के 1621 से और 58 ईस्वी तक। शत्रुसाल हाड़ा से रिलेटेड ध्यान रखना, देखो रटने की आवश्यकता नहीं है कोई बात। क्या बताया मैंने? शत्रुसाल हाड़ा का शासनकाल 1621 से और 1658, इस टाइम पे गौर करो। 1658 ईस्वी में क्या हो रहा था? मुगल साम्राज्य में क्या हो रहा था? इस समय उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां हो रही थी। जहांगीर बीमार पड़ गया था, शाहजहां बीमार पड़ गया था। शाहजहां के बेटे दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद, इनके बीच में संघर्ष हुए थे कि साहब अगला बादशाह कौन बनेगा। तो इसका मतलब ये उस दौर में थे शत्रुसाल हाड़ा जब मुगल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था। और जब मुगल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था तो राजपुताना के शासक भी कोई ना कोई किसी ना किसी पक्ष का साथ ले रहा था या कोई थोड़ा बहुत न्यूट्रल रह रहा था। तो इन्होंने भी साथ लिया। किसका साथ लिया? दारा शिकोह का। थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बता देता हूं। शाहजहां के बीमार होने की खबर फैली 1657-58 ईस्वी में और उसके जो बेटे थे औरंगजेब जो दक्खन में सूबेदार था, इसके अलावा शुजा जो वहां उधर बंगाल में बैठा था, मुराद जो गुजरात में बैठा था और दारा शिकोह जो आपका दिल्ली में बैठा हुआ था, मतलब मुख्य जो दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में वो था। अब जब बीमार होने की खबर फैली और ये अफवाह फैली कि साहब शाहजहां तो मर लिया, तो बाकी बेटे भागे। जो दिल्ली में था वो तो था ही, बाकी भागे कि कहीं वो दारा शिकोह नहीं बैठ जाए गद्दी के ऊपर, तो सारे भागो। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को अपनी तरफ मिलाया, अरे बोले तू ही बनेगा अगला बादशाह, तू तो मेरा साथ दे। अब उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट आता है।
फरवरी 1658 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था शुजा और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह ने शुजा को हरा दिया था। दारा शिकोह की ओर से जो आमेर के शासक थे मान सिंह, वो उस समय लड़ रहे थे उनके साथ में। मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1658 ईस्वी में एक युद्ध हुआ धर्मत का। औरंगजेब भी आगे की तरफ बढ़ रहा था और धर्मत एक स्थान आता है उज्जैन के पास में, मध्य प्रदेश में। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को वो धर्मत का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? एक तो औरंगजेब और दूसरी तरफ दारा शिकोह की सेना थी। दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, एक दारा शिकोह के ही सेना नायक थे कासिम खान। हालांकि दो दो सेना नायक थे तो उनकी आपस में ही नहीं बन रही थी, तो वो औरंगजेब का मुकाबला कैसे करते? भाई सेना के लड़ने के लिए जरूरी है कि सेना का नेतृत्व एक ही आदमी के हाथ में हो। तो वहां कासिम खान अलग अपनी रागनी गा रहे हैं और जसवंत सिंह जो है ये अलग दिशा में जा रहे हैं, भाई दोनों एक साथ नहीं थे। तो मोटी मोटी बात यह है कि 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था जिसको हम धर्मत का युद्ध बोलते हैं, औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना के बीच में हुआ था। इसके बाद औरंगजेब की जब इसमें जीत हुई, जीतने के बाद वहां उस क्षेत्र धर्मत का नाम फतेहाबाद या फतियाबाद कर दिया। औरंगजेब की सेना आगे की ओर बढ़ी और मई 1658 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, उस युद्ध में दारा शिकोह की ओर से लड़ रहे थे शत्रुसाल हाड़ा और शत्रुसाल हाड़ा की 1658 उस सामूगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो वो यही शत्रुसाल हाड़ा हैं। कहां के थे? बूंदी के। किस युद्ध में मृत्यु हुई? सामूगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। वहां से दारा शिकोह जब भाग लिए थे तो उस युद्ध को जारी रखा था इन्होंने और उसी युद्ध में बीकानेर के पद्म सिंह और केसरी सिंह भी लड़ रहे थे और औरंगजेब उनकी वीरता से बड़ा प्रसन्न हुआ था। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। शत्रुसाल हाड़ा की बात हो गई। शत्रुसाल हाड़ा के बाद अगले शासक बने भाव सिंह हाड़ा 1658 से और 1685 ईस्वी तक। थोड़ा ऊपर नीचे अगर टाइम पीरियड होगा तो मैं बाद में इसमें लिख दूंगा, जहां तक मुझे ध्यान है 1658 से 1685 ईस्वी तक भाव सिंह अगले शासक बने। भाव सिंह के शासनकाल में ध्यान रखने को कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि औरंगजेब ने यहां पर इंटरफेयर भी किया था, बूंदी को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की थी, एक सेना भी भेजी थी। शत्रुसाल हाड़ा ने उस सेना को खातौली के एक युद्ध में हरा दिया था। ध्यान रखना ये वो खातौली का युद्ध नहीं है जो महाराणा सांगा ने लड़ा था 1517 में, वो अलग खातौली का युद्ध है। तो भाव सिंह से रिलेटेड ध्यान रखने के लिए कोई विशेष बात नहीं है। इनकी एक रानी थी, वो चाहो तो ध्यान रख लेना, भावड़ देवी, और एक बावड़ी उन्होंने बनवाई थी, बूंदी में ही बनवाई थी। इसके बाद अगले जो शासक बने थे भाव सिंह हाड़ा के बाद, वो थे आपके अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। और अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना कि दक्कन में औरंगजेब इस समय मराठों के विरुद्ध अभियान चला रहा था और उन्हीं अभियानों में अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ में थे। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अनिरुद्ध हाड़ा की एक पत्नी थी लाड कंवर नाथावती, उनके द्वारा 1699 ईस्वी में बूंदी के उस तारागढ़ में एक बावड़ी का निर्माण कराया था जिसको हम रानी बावड़ी बोलते हैं। अभी इसके अलावा कुछ शासक और बचते हैं और मेरे हिसाब से शायद वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है और ये ऑटोमेटिक मोबाइल ऑफ हो जाएगा, तो मेरी रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाएगी। अभी कुछ शासक हमको और बात करनी है। एक तो बुद्ध सिंह रह गए, बुद्ध सिंह के बाद एक दलेल सिंह हैं, दलेल सिंह के बाद उम्मेद सिंह हैं और उनके बाद में विष्णु सिंह हैं और फिर 1818 की संधि हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। उसके बाद कुछ और शासक हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।